नमस्कार। सितारों का सफर कार्यक्रम में मैं रीमा आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं श्री अखिलेंद्र मिश्र। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करें। तीखे तेवरों वाली धरा यानी बिहार, और यहाँ पर जन्म लेकर आज एक नितांत सहज सरल इंसान बॉलीवुड के अलग अलग किरदारों को सफलतापूर्वक निभाते हुए अपनी एक पहचान बनाए हुए है। इस व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने बनाया मिशन, तो जा पहुंचे उनके घर तक। बातें करते करते उनकी जिंदगी को काफी करीब से देखा। क्या देखा, आइए चलिए बताते हैं। बिहार में एक जगह है छपरा, और जो हमारा ओरिजिनल परिवार है वो किसानों का परिवार है, और हमारे पिताजी वहाँ से निकले। वो कस्टम सेंट्रल एक्साइज में थे, अब तो रिटायर्ड हो गए, और उनकी पोस्टिंग जगह जगह हुआ करती थी। तो हम कुछ 6 भाई और 4 बहन हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ अपने सब भाई बहन। तो जब मेरी बारी थी स्कूल में दाखिला लेने की, तो उस वक्त मेरे फादर ऐसी जगह पोस्टेड थे कि वहाँ एक गुरुकुल था, और उन्होंने अपने कलीग से, अपने इंस्पेक्टर से पूछा कि भाई छोटे वाले का एडमिशन करवाना है, कहाँ करवाऊँ? तो उन्होंने कहा सर एक गुरुकुल है, वहाँ डाल दीजिए लड़का। तो मेरे फादर को और अच्छा लगा कि लड़का अच्छा होगा, तो उन्होंने वहाँ डाल दिया मुझे। मैं सुबह 4 बजे उठता था और गायत्री मंत्र का हमारा सब कुछ चलता था। गुरुजी को हम खुद नहलाते थे, उनकी सेवा करते थे, फिर हमारी पढ़ाई शुरू होती थी, और हम सुबह से शाम तक इसी रूटीन में होते थे। और वहाँ से हम निकले कुछ 4-5 साल के बाद। तो उसके बाद हमारा एडमिशन जो था वो 4थी क्लास में हुआ, डायरेक्ट मिडिल स्कूल में। और फिर हम वहाँ से फिर छपरा में एक जिला स्कूल है जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिक पास की थी, वहाँ से मैंने भी मैट्रिक पास की। और फिर राजेंद्र कॉलेज है छपरा, वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई की और हमने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया। और हमारी माताजी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और हमने उसकी पूरी तैयारी की। और लेकिन इंजीनियरिंग में हमारा हो नहीं सका। हमने बीआईटी भी दी, हमने आईआईटी भी दी, यहाँ तक कि हमने पॉलिटेक्निक भी दी, कि माताजी का जो एक ख्वाब है कि मैं इंजीनियर बनूं। क्योंकि मेरे हिस्से इंजीनियरिंग आया था कि एक लड़का इंजीनियर बने, तो मैंने कहा कि चलो माताजी की ये इच्छा मैं पूरी करूँगा। लेकिन पता नहीं भाग्य को क्या मंजूर था। बिहार एक परंपराओं, संस्कारों और बुजुर्गों के दिखाए मार्ग पर चलने वाले लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पर पारिवारिक मान्यताओं को आदेश की तरह लिया और निभाया जाता है। फिल्मों की ओर आसानी से कोई पांव बढ़ा ले जरा मुश्किल है। अखिलेंद्र जी ने भी फिल्मों की ओर कदम बढ़ाए, तो बढ़ाए कैसे, ये बात वही बता सकते हैं। होता ये था कि हम अपने गांव जाया करते थे हमेशा। तो दशहरा की छुट्टियों में, और हमारे गांव में ये एक परंपरागत उस वक्त था कि 2 नाटक करते थे दशहरा की छुट्टी में, दुर्गा पूजा के वक्त। एक भोजपुरी नाटक और एक हिंदी नाटक। और मैं पढ़ रहा था कुछ क्लास 8th में, और मैं उन छुट्टियों में गया था। और बाल विवाह पे एक नाटक, भोजपुरी नाटक उन दिनों हो रहा था, गौना के रात। तो गौना के रात में अब चूंकि उनको हीरो चाहिए था, बालक, एक लड़का चाहिए था जिसकी शादी बचपन में हो जाती है। तो मैं अपने कजन्स ब्रदर्स के साथ, और मेरे 1-2 अपने भाई भी इन्वॉल्व थे, मैं उनके साथ स्कूल में गया शाम के वक्त ऐसे रिहर्सल में। तो डायरेक्टर ने देखा, कहा कि अरे, उन्होंने उनसे पूछा कि ये एक्टिंग करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, देखिए। तो उन्होंने मुझे कहा और मुझे स्क्रिप्ट दे दी। तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं रिहर्सल में, नेक्स्ट डे पूरा याद करके मैं पहुंचा था। किसी को कुछ याद नहीं था, मैं पूरा याद कर गया, मैंने एकदम जुबानी याद कर गया।
और मैंने परफॉर्म कर दी, तो बड़े खुश हुए, अरे एक्टर मिल गया, तो बहुत अच्छा हो गया। और हमने वो नाटक की, वो नाटक बहुत हिट हो गई, उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा। फिर नेक्स्ट ईयर मैं फिर दशहरा की छुट्टियों में फिर पहुंच गया। इस बार बाकी कोई जाए या ना जाए, मेरा जाना जरूरी था कि मुझे नाटक करना मिलेगा। तो उस तरह से हमारी एक शुरुआत हुई। और ऐसे भी मैं जो स्कूल में मिडिल स्कूल वगैरह में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था या हाई स्कूल में, उसमें मैं भाग लेता था। डिबेट में भाग लेता था मैं हमेशा, सेमिनार्स में भाग लेता था जो हमारे कॉलेज और स्कूल में हुआ करते थे। और उसके बाद हम ये नाटक करते थे। फिर हमारे छपरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जो था, वहाँ पे नाटक जो होता था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और बड़ी सराहना हुई। फिर हमारे यहाँ यूथ फेस्टिवल उन दिनों होता था बिहार में, 1980 में जो पूरे बिहार लेवल पे एक यूथ फेस्टिवल हुआ था पटना में, उसमें हम छपरा से प्ले लेके आए थे, एक ही रास्ता, उसमें मैं परफॉर्म किया था। तो इस तरह से कुछ ये। फिर एडल्ट एजुकेशन के लिए हमने ड्रामे किए। एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करती थी हम लोगों को, पैसे देती थी कि पैसे चाहिए था प्ले करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें और ये सब चल रहा था बीच में, ये सारी चीज़ें चल रही थी और पढ़ाई चल रही थी। और उसके बाद फाइनली ये हुआ कि मुझे एक्टर बनना था मुझे एक्टर। इंजीनियरिंग में हुआ नहीं, तो फिर मैंने कहा कि अगर मैंने एमएससी कर ली तो चूंकि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, मैं यहीं फंस जाऊंगा, तो मैं गड़बड़ हो जाएगा। इसके पहले कि कुछ और हो, मुझे अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर फादर वगैरह को हमने बहुत मनाया और फाइनली हमें इजाज़त मिल गई। बिना मेहनत के जीवन में किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारे मेहमान ने भी अपने जीवन में काफ़ी मेहनत की। आइए इसके बारे में उनसे कुछ जानते हैं। बिहार और बम्बई या मुंबई, बस ब की ही तो समानता थी। कहाँ वो सादा जिंदगी जिसमें परिवार के सुरक्षित साये में अपनी किताबों के पन्नों में उलझे रहना, तो कहाँ बम्बई की तेज रफ्तार जिंदगी से कदम मिलाकर चलना। कहाँ खेतों से आती गीली मिट्टी की सोंधी सी महक, तो कहाँ धुआं छोड़ती गाड़ियों और पटरियों पर भागती जिंदगी। कैसा लगा ये बदलाव अखिलेंद्र जी को? उस समय एक भागलपुर जनता ट्रेन चलती थी पटना से यहाँ के लिए, वीटी के लिए, तो हम उससे आ गए यहाँ पे। और हम आके यहाँ पे मुंबई इप्टा के साथ हमने थिएटर शुरू किया। करीब ये बात हो गई कुछ 20 साल पुरानी, और मुंबई इप्टा के साथ हमने थिएटर शुरू की। और वो जो शुरुआत जो हुई, सो अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। वो तैयारी चल ही रही है। एक एक्टर की जो तैयारी जो थी मेरी, कि थिएटर के ज़रिए एक एक्टर को तैयार किया जाना चाहिए, और वो तैयारी मेरी आज तक चल रही है। आज भी मैं प्ले करता हूँ। और हमने जब तय कर लिया तो पता चला कि ये तो एक तपस्या है। अब इस तपस्या में वक्त कोई तय नहीं है, कोई मुकर्रर नहीं है कि इतने वक्त तपस्या आप करेंगे तो आपको ये फल मिल जाएगा। और हम अपना करियर चुन चुके थे और हम अपना काम करते जा रहे थे, मेहनत और ईमानदारी से काम करते जा रहे थे। अगर हमें थिएटर में बैक स्टेज करने के लिए मिला, झाड़ू लगाने के लिए मिला, कपड़े में आयरन करवाने के लिए मिला, या ट्रंक उठाने के लिए मिला, या गोडाउन जाके सेट्स और ट्रंक्स लाने के लिए मिला, या सेट्स लगवाने के लिए मिला, या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मिला, या बैक स्टेज में विंग में पानी लेके खड़ा हो, या प्रॉपर्टी देने के लिए अपने जो स्टेज एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो भी करने के लिए कहा गया, तो हमने पूरी ईमानदारी के साथ की, पूरा समय दिया उसमें। और पूरी हमें अगर क्राउड में चांस मिला तो हमने क्राउड में भी काम किया नाटक में। और अगर हमें एक लाइन का डायलॉग मिला तो उसके लिए भी हम लालायित रहते थे कि हमें मिल जाए और हम अच्छा बेस्ट करें उसी एक लाइन को बोल के। और फिर हमें छोटे रोल्स मिले थिएटर में, उसको भी हमने ईमानदारी से निभाया। फिर हमें थोड़े बड़े रोल मिले, फिर अच्छे रोल्स मिलने लगे, फिर हम मेन रोल में आ गए, फिर मेन रोल हम करने लगे। लेकिन उसके लिए ये था कि जो रॉनेस थी, एक एक्टर का माइंडसेट तैयार करने में, एक एक्टर की जो अपनी एक फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है वो, और एक
दिमागी ज़हनियत तय करने में और एक नज़रिया तय करने में जो सारी चीज़ें होती है वो तय होती चली गई धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम उस रास्ते से अडिग नहीं हुए और हमें ये लगा कि ये एक मैराथन रेस है, ये 400 मीटर रेस नहीं है, इसका रिजल्ट 400 मीटर रेस की तरह नहीं आता। ये दौड़ते जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है जो सबसे आगे है वही फर्स्ट आएगा, जो जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस होगा, एनर्जी होगी, स्टेमिना होगा और जो दौड़ रहा होगा वही फर्स्ट आएगा एंड में। ये मैराथन रेस है। ये मेरा एक रिजल्ट मैंने जो तय किया कि मतलब इतने दिनों में कि ये ऐसे नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की जुबान पे चढ़ा था एक नाम, यक्कू। चंद्रकांता धारावाहिक के क्रूर सिंह के साथ साथ यक्कू या यक की भी कहानी बड़ी खास है। इसकी खासियत ने ही इसे बनाया खास। कैसे, आइए जाने। चंद्रकांता जब मैंने किया था तो मैंने पहली बार फिल्म इतिहास में, मुझे नहीं लगता बाहर का तो मुझे मालूम नहीं, भारत में पहली बार मैंने सिर्फ साउंड को तकिया कलाम के रूप में यूज किया था, न कि किसी शब्द को। वो मैं यक कहता था, एक साउंड निकलता था यक, और 9 रस में था वो। बच्चों को इतना प्यारा था वो कैरेक्टर क्रूर सिंह का कि वो यक्कू उन्होंने यक्कू बना दिया। तो अच्छा है और वो बहुत बड़ा सफल रहा वो मेरा प्रयोग जो था। पहली बार किसी ध्वनि को, किसी साउंड को तकिया कलाम के रूप में 9 रस में, उसको वो प्रयोग बहुत अच्छा रहा मेरे लिए और बहुत ही सफल रहा। अपहरण के ब्रजनाथ मिश्र, वीर ज़ारा के जेलर, फिदा के बाबू अन्ना, गंगाजल के डीएसपी भूरेलाल, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के चंद्रशेखर आजाद। इनके अलावा लगान, सरफरोश, परवाना, फिदा, एक अजनबी जैसी कितनी ही यादगार फिल्में कर चुके अखिलेंद्र मिश्र एक खास बात पर सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, और वो खास बात है मेहनत। हर कैरेक्टर को मैंने जीवंत करने की पर्दे पे कोशिश की। मैंने हमेशा चाहा कि लोग मुझे कैरेक्टर से जाने, न कि अखिलेंद्र मिश्रा नाम से, और हमेशा यही हुआ है। और मुझे हमेशा कैरेक्टर के नाम से ही लोग पुकारते हैं कि भाई आपने वो कैरेक्टर किया था, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत के लोग कहे अखिलेंद्र क्या हाल है। वो ये कहते हैं आप मिर्ची सेठ थे ना, या आप आज़ाद थे ना, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। या आप तो क्रूर सिंह थे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मुझे लगता है कि इस प्रयास में जो मैं हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक्टर को अब तैयार रहना चाहिए, उसको अपनी तैयारी रखनी चाहिए एज एन एक्टर, क्योंकि मौका सबको मिलता है। और मैंने हमेशा छोटे से छोटे अपॉर्चुनिटी को बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटी मानकर उसका इस्तेमाल किया है। चाहे वो किरदार चाहे जो भी हो, उस पर पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ, पूजा की तरह मैंने उस पे एज एन एक्टर काम किया है, उस कैरेक्टर पे, और उसको मैंने जीवंत करने की कोशिश की है हमेशा। और ये मेरा मूल मंत्र रहा है हमेशा। भूत अंकल, शिकार, एक अजनबी, निगहबान, द थर्ड आई, हलचल, दीवार, जागो, आंच, लाल सलाम, तरकीब आदि कितनी ही फिल्में हैं जिनमें कभी डार्क तो कभी ग्रे कैरेक्टर्स को जिंदगी देने वाले अखिलेंद्र मिश्र जी आज भी थिएटर से जुड़े हैं। इस जुड़ाव के पीछे एक खास सात्विक तथा कर्मठ मानसिकता है। थिएटर से अपने जुड़ाव को एक अहमियत देने का क्या कारण है, आइए ये इन्हीं से जाने तो बेहतर रहेगा। ये मेरा मूल मंत्र रहा है हमेशा, और ये मुझे थिएटर से मिला है, और इसीलिए मैंने एक अपना कोटेशन भी बनाया है कि मैं थिएटर से कमाता हूँ और फिल्मों में खर्च करता हूँ। आई अर्न फ्रॉम थिएटर, आई स्पेंड इन फिल्म्स। सो आप जब मेरा वेबसाइट भी खोलिएगा
लॉग ऑन www@akhilendramishra.com। तो उसमें पहला पंक्ति यही है, आई अर्न फ्रॉम थिएटर, आई स्पेंड इन फिल्म्स, अखिलेंद्र मिश्रा। पहला फ्रेम यही आएगा। सो और हमेशा ये भी नहीं कि अपने मन से कुछ, विद इन द पैरामीटर गिवन बाय द राइटर एंड डायरेक्टर, उसी पैरामीटर में रह के मैं कोशिश करता हूँ। और ये मतलब बहुत जरूरी है एक्टर को हमेशा तैयारी रखने के लिए, क्योंकि मौका मिलता है। खामखा मैं एक्टर हूं, अच्छा एक्टर हूं और कूद रहे हैं, मतलब नहीं है। अर्जुन की तरह अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा के रखिए, पूरी तरह से पूरा निशाना साध के रखिए, निशानची बने रखिए। कृष्ण आएंगे, आपको बताएंगे कि आपका कुरुक्षेत्र ये है, सामने कौरव है, अब कितनी तैयारी है, कितने बड़े निशानची हो, धनुर्धर हो, दिखाओ। तो वो तैयारी होनी चाहिए एक एक्टर की। ये नहीं कि खामखा बिना तैयारी के ऐसे ही तीर धनुष लेकर मार्केट में कूद रहे हैं कि मैं तो बड़ा कमाल एक्टर हूं, मुझे काम दो काम दो काम दो। तो वैसे नहीं होता। और ये सब कुछ होता है मेहनत करने से। मेहनत बहुत बड़ी पूंजी है इंसान की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे। जब वो एक मजदूर भी है, वो जब तक मेहनत नहीं करेगा उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। या एक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा। मैं तो एक्टर हूं, एक एक्टर भी जब तक लोगों को लगता है कि एक्टिंग आसान है, इट्स लुक्स इजी, इट सीम्स इजी, व्हेन यू डू इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो लगता है कि अरे क्या है यार, अभी अभी आया, घोड़ा चला गया, घोड़े से उतरा, यहां आया, लाइन बोला, चला गया, ये तो हम भी कर देंगे। नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। और उतना ही करने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी। तो वो, और उसमें सिर्फ ये नहीं कि घंटे और 2 घंटे की मेहनत है, उसमें सालों की मेहनत है। सालों के बाद वो रिजल्ट दिखता है। अब चूंकि लोग नहीं जानते आपको, तो अचानक लगता है ये तो अभी आया, देखो ना ये तो कमाल कर रहा है, ये तो अभी आया, जगह कैसे बन गया। नहीं, तो आपको दिख रहा है अभी आया, उसके पीछे शायद 20 साल या 25 साल की मेहनत होगी, कड़ी तपस्या और पता नहीं क्या क्या होगा। पहचान बनाने की कोशिश तो सभी करते हैं और फिल्मी दुनिया पहचान देती भी है, पर तब कैसा लगेगा जब दुनिया पहचाने भी, प्यार भी दे, फैंस भी बहुत हों और फिर भी अपने परिचय का प्रमाण पत्र ढूंढना पड़े। ये एक दिलचस्प वाकया है अखिलेंद्र जी की जिंदगी का। ये वाकया आइए उन्हीं से सुने। हम हर हफ्ते शूट करते थे चंद्रकांत पर, और सैटरडे को हमारा एपिसोड जाता था, संडे को टेलीकास्ट होता था। तो वक्त नहीं था, लेकिन मुझे एक दिन का वक्त मिला। 9 जून 94 हमें वो करने के लिए, तिलक अटेंड करके फिर वापस लौटने के लिए नेक्स्ट डे रिटर्न टिकट था मेरे पास। तो मैं पटना जब लैंड किया तो पता चला दलसिंह सराय में पुलिस ने छात्रों पे गोली चलाई है, तो आज पूरा बिहार बंद है। तो मुझे बिहार पटना से छपरा जाना था, गंगा उस पार, जिसके लिए 2.5 घंटे की जर्नी होती है बाई रोड। और ना तो कोई टैक्सी थी, ना तो कोई ट्रैकर, ना जीप, ना बस, ना कोच, कुछ नहीं। जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा तो पता चला कि एक बस है जो शाम को 7 बजे खुलेगी, पहली बस है दिन भर के स्ट्राइक के बाद। और चूंकि शादियों का मौसम होता है, लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं बिहार यूपी में जब शादियों का मौसम शुरू होता है। तो सुबह से लोग बैठे हुए थे उसमें, पसीने से लथपथ, जून का महीना, बिहार की गर्मी, चिलचिलाती धूप, वो तड़फड़ाता लू, और लोग बैठे हुए उसमें। तो एक आदमी के दरवाजे पे खड़ा था, मेरी भी हालत कुछ अजीब सी थी, पसीना से मैं भी लथपथ था, अपना बैग उठाए हुए। मैंने कहा भाई साहब ये बस छपरा जाएगी? उसने कहा छपरा नहीं जाएगी, ये सिवान जाएगी। मैंने उससे भी आगे। मैंने कोई बात नहीं, मुझे बैठा लीजिए, सिवान का भाड़ा ले लीजिएगा, छपरा उतार दीजिएगा। कहा कि नहीं नहीं, सब हाउसफुल है, देख नहीं रहे हो सुबह से लोग बैठे हुए, जाओ। मैंने कहा भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, बॉम्बे से आ रहा हूँ और जाना जरूरी है, भाई साहब का तिलक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तिलक भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा अगर आपके बस से नहीं गया तो, और सुबह मुझे लौटना है। तो कहा कि क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार, मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई साहब देखिए, बहुत खर्च करके आऊँ, 5,000 रुपये आने का, 5,000 रुपये जाने का फ्लाइट का, और ये सुबह जाना भी है और फिर बम्बई लौट जाऊंगा। तो उसने कहा कि अच्छा बम्बई लौट जाओगे, बम्बई में क्या करते हो? मैंने कहा एक्टर हूँ। कहा क्या एक्टिंग किया है? मैंने कहा एक सीरियल आता है चंद्रकांता,
तो कहा कि तो आता तो है, तो मैंने कहा आप देखते हैं? कहा कि हाँ देखते हैं। तो कहा कि क्या करते हो उसमें? मैंने कहा उसमें क्रूर सिंह है एक, यक्कू। कहा तुम ये मत बोल देना कि वो तुम ही हो। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा कि जी भाई साहब मैं ही हूं। कह रहे शर्म करो, शर्म करो, इतना बड़ा एक्टर यहां खड़ा रहेगा। अरे तुम बिहारी लोगों का मतलब जात पता चलता है? तुम हो क्रूर सिंह, चलो जब झाड़ो यहां से। मैंने कहा कि तुम मानने के लिए तैयार नहीं, अब क्या करूं? तो बैग खोला, टिकट निकाली, कहा कि भाई साहब ये देखिए, ये देखिए, ये बंबई, पटना, और ये देखिए आज की तारीख, और ये देखिए 4850 रुपए, और ये देखिए कल का पटना बंबई 4850 रुपए, ये देखिए ये रिटर्न टिकट। तो कहता क्या हो गया, हटो। तब तक मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे पास एक क्रूर सिंह का फोटोग्राफ भी है। मैंने फोटो निकाले, मैंने कहा देखिए ये फोटोग्राफ है। कहा कि चलो चलो, बड़े बड़े एक्टरों का फोटो बिकता है, खरीद लिया, मुझे उल्लू बना रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो हद हो गया भाई। मैंने कहा कि सर देखिए, मैंने आंखें बड़ी की, मैं कहा देखिए आंखें बड़ी बड़ी, हाँ ये गड्ढा देख रहे हैं, ये देखिए, ये सर ये मूछें लगी है ऐसे ऐसे ना, इसलिए मैं पता नहीं चल रहा। तो वो ऐसे फोटो लेके ऐसे देख रहा है और मुझे ऐसे देख रहा है। फिर चोर नजर से देखने लगा, फिर कह रहा है कि ये तुम ही हो क्या? अरे फ्रूटी लेके आओ, फ्रूटी। आइए आइए बैठिए, ले जाके मुझे वीआईपी सीट पे, टावेल वाले रखते हैं वहां पे, बस के सीट पे, उस पे हटा के बैठाया और मुझे छपरा में मेरे घर के पास एकदम मेन रोड पे छोड़ा उसने। और फिर इतनी ऊंचाइयां छूकर भी अखिलेंद्र जी बेहद सहज और सरल व्यक्ति हैं, अहंकार से कहीं दूर। हमने सोचा कि क्यों ना उनसे जाने कि उनकी सफलता का श्रेय किसे जाता है। तो वे कहने लगे, सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर को जाता है। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप इस संसार में, आपका एग्जिस्टेंस है, आपका अस्तित्व है। उसके बाद माँ बाप का। जीवन में सभी की पसंद नापसंद होती है। हमारे मेहमान की भी अपनी ही पसंद और नापसंद है। आइए इसी के बारे में उनसे कुछ पूछते हैं। हिंदी कविताएं मुझे बहुत पसंद है और हर तरह की कविताएं पढ़ता हूँ। श्रृंगार रस पसंद है और वीर रस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी मानसिकता भी वीर रस की है। और साहित्य जीवन है, इसलिए साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। कहानियाँ पढ़ता हूँ, उपन्यास पढ़ता हूँ, नाटक पढ़ता हूँ, नाटक करता हूँ। और ये मतलब ये है, बाकी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता और कोई मुझे धोखा दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे बहुत चिढ़ है। और फिर मैं जिंदगी में बात नहीं करता वैसे लोगों से। जिसके साथ अच्छा लगता है उसी के साथ काम करता हूँ, जिसके साथ अच्छा नहीं लगता उसके साथ काम भी नहीं करता, इवन प्रोफेशनली। जहां अखिलेंद्र जी पर्दे पर कितने ही किरदारों को जिंदगी देते हैं, वो अपनी वास्तविक जिंदगी में हर पल कुछ न कुछ सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी इस आदत को जानने के बाद हमारा भी मन हुआ कि उनसे कुछ सीखें। मैं तो यही दूंगा कि आज इस देश को जरूरत है जागरूक नागरिक की। जीवित रहिए, अपने आप को जीवित महसूस कीजिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके प्रदेश में और आपके राष्ट्र में, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिए। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप को जीवित रखेंगे, जीवित महसूस करेंगे। बातों का सिलसिला तो शायद कभी भी खत्म ना हो, पर समय भला किसी के लिए ठहरता है, और ठहरा तो वो हमारे लिए भी नहीं। पर अखिलेंद्र जी से बातें करने के बाद हमारे मन में ये इच्छा जगी कि वे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और भविष्य के सुनहरे पर्दे पर और बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा दमकते रहें। आज की बातचीत का सफर यहीं तक। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए